नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में राइस की कल्टीवेशन से रिलेटेड जो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वन लीनियर जो एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पर एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ राइस को मैंने 3 पार्ट में पहले पढ़ा दिया। इसके पहले वाले जो 3 पार्ट थे उसमें मैंने राइस की कल्टीवेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। आज हम केवल पढ़ेंगे वन लीनियर क्वेश्चन के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सोइंग टाइम ऑफ आसू या अटमन राइस। देखो बात क्या होती है कि राइस जो होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 टाइम में बोया जाता है। 3 टाइम में इसकी सोइंग होती है। इसी तरीके से इन तीनों टाइम में सोइंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक होता है आसू, अमन और बोरो। ये 3 तरीके के राइस होते हैं। तो आसू जो राइस होता है इसके जो सोइंग टाइम है वो है अप्रैल मई, और उसके बाद जो अमन राइस है उसके सोइंग का टाइम है वो है जून जुलाई, और उसके साथ आसू अमन बता दिया मैंने, आसू का मई जून और जून जुलाई होता है अमन का। और बोरो जो राइस है सोइंग टाइम इसका होता है नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर और दिसंबर के मंथ में जो बोरो राइस होता है इनकी सोइंग करते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि जो राइस नवंबर दिसंबर में सोइंग करी जाती है उनको हम बोरो सीजन वाली राइस बोलते हैं। ठीक, तो आसू, अमन, बोरो ये 3 तरीके की राइस होती है। मैंने आपको तीनों बता दिया। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, जो चावल का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो धान की बाली निकलती है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और उसका इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है? उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल टाइप का। राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है। अगर फोटो पीरियोडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राइस की जो क्रॉप होती है या राइस का जो प्लांट होता है ये एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, यानी कि इसको दिन भर में 8 घंटे या उससे कम अगर सनलाइट मिल रही है तो उतने में ही अपना ये फोटोसिंथेसिस करके अपना काम चला लेगा। कार्डिनल टेम्परेचर फॉर राइस इज 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि कार्डिनल टेम्परेचर यानी कि राइस की कल्टीवेशन के लिए लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो होता है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज 65%। हलिंग परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जब हम फील्ड से पैडी को हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद पैडी की डिहस्किंग होती है और पॉलिशिंग होती है। तो अगर हम 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल पैडी को डिहस्किंग और पॉलिशिंग करते हैं तो हमको 65 किलोग्राम चावल मिलेगा। बाकी जो बच रहा है, बाकी जो 35 किलोग्राम बच रहा है वो आपका हस्क निकल जाएगा, और जो पॉलिश करेंगे तो वो पॉलिश निकल जाएगा। समझ गए? यानी कि 1 क्विंटल में 65 किलो हमको चावल मिलता है। 1 क्विंटल धान में 65 किलो चावल मिलता है। बात समझ गए? उसके बाद अगर हम इसके फ्रूट की बात करें, राइस का जो फ्रूट होता है यानी कि जो दाना होता है चावल का, ये किस टाइप का होता है? वो होता है कैरियोप्सिस। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है एग्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स हैं सबका फ्रूट टाइप जो है वो कैरियोप्सिस है। इसके बारे में अगर बात करें तो वाइडली यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है राइस की फील्ड में जो यूज किया जाने वाला है वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको राइस की फील्ड में बहुतायत उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यूरिया का यूज करना थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों है ये मैंने आपको राइस की कल्टीवेशन में अच्छे से बताया था। ऑक्सीडाइज्ड जोन, रिड्यूस जोन, डिनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये सब बताया था। तो इन्हीं सबको देखते हुए अमोनियम सल्फेट को राइस की क्रॉप में प्रेफर किया जाता है एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल रिक्वायर फॉर ग्रोइंग राइस। अगर राइस को हमको ग्रो करना है तो हमको फील्ड का पीएच लगभग कितना रखना होगा? अगर इसके बारे में बात करें तो 4 to 6 पीएच होना चाहिए फील्ड का।
4 से 6 के बीच में अगर फील्ड का पीएच है, यानी ऐसा कह सकते हो स्लाइडली एसिडिक या एसिडिक जो सॉइल होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू क्रॉप। मैट टाइप नर्सरी मतलब मैट मतलब चटाई, ऐसे चटाई टाइप की नर्सरी किस में होती है? तो अभी मैंने जो पिछला वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि डेपोग मेथड में जो होता है वो ऐसे मैट के तरीके से निकाल लेते हैं और उसको फिर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, नर्सरी में इसको ग्रो करते हैं। तो नर्सरी में ग्रो करते हैं तो ट्रे में ग्रो करते हैं, समझ गए बात? तो उसी को मैट टाइप नर्सरी किससे रिलेटेड है? वो पैडी की आपकी क्रॉप से रिलेटेड है। जो टेस्ट वेट होता है, ये टेस्ट वेट होता है राइस का 21 ग्राम, ठीक। और जो मोटा वाला धान होता है उसका होता है 24 ग्राम, समझ गए। गेहूं का 42 ग्राम और गेहूं के मामा का यानी फ्लेरिस माइनर या गेहूंसा का होता है 2 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है कि किसका टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट जो होता है वो 1000 दाने का वजन होता है। किसी भी क्रॉप के 1000 दाने का, 1000 सीड का जो वजन होता है उसी को हम बोलते हैं टेस्ट वेट। द वेट ऑफ 1000 सीड ऑफ एनी पार्टिकुलर क्रॉप इज नोन एज टेस्ट वेट ऑफ दैट क्रॉप, समझ गए बात? अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट राइस का जो होता है, भारत जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो कौन करता है? तो सॉरी, मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ राइस मतलब दुनिया का राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है? ऐसे बात समझो कि राइस पूरी दुनिया में राइस सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है? तो अभी जो नीमराज सुंडा की जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में लिखा था थाईलैंड। ये आने वाले समय में प्रेजेंट टाइम में बदल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हमेशा रहे। तो इस समय क्या है, थाईलैंड जो है वो राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हाइब्रिड राइस विच इज रिलीज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने बताया था कि राइस की एक ही वैरायटी थी जो प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई थी या डेवलप करी गई थी। उस वैरायटी का क्या नाम है? उसका नाम है PHV71। PHV71 जो राइस की वैरायटी है वो ही केवल एक ऐसी वैरायटी है जो प्राइवेट सेक्टर से रिलीज की गई है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस, यानी कि इरिगेशन करने के लिए, राइस की क्रॉप में इरिगेशन करने के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, यानी कि क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो उसमें होता है बूटिंग स्टेज। जब क्या होता है कि धान में नए नए ब्रांच निकल रहे होते हैं, यानी कि धान का जब पौधा मोटा हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं बूटिंग स्टेज, समझ गए बात? अब बायो फर्टिलाइजर ऑफ राइस वो कौन सा है? अजोला। अजोला एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो राइस की क्रॉप में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेपोग मेथड से अगर हम नर्सरी को ग्रो करते हैं, डेपोग मेथड से नर्सरी ग्रो करने में, जिसको अभी मैट टाइप की नर्सरी ग्रोइंग कहते हैं या ट्रे में ग्रो करना बोलते हैं, तो ये डेपोग मेथड वाली जो नर्सरी है ये 11 से लेकर 14 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी तैयार होती है। फिलीपींस में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद ये दुनिया भर में अब ग्रो करी जाती है। अगर आपको मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो डेपोग मेथड से नर्सरी तैयार करना सबसे अच्छा माना जाता है। मोस्ट डोमिनेंट वीड मतलब राइस की क्रॉप में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वीड कौन सा होता है? वो होता है इकाइनोक्लोवा क्रुसग्लाई या इकाइनोक्लोवा स्पीसीज कह सकते हो। ये जो होता है ये राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वीड है। जिस तरीके से गेहूं में फ्लेरिस माइनर पाया जाता है उसी तरीके से राइस की जो क्रॉप है उसमें इकाइनोक्लोवा जो स्पीसीज है ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीसीज मानी जाती है। व्हाइट आई ऑफ राइस ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, कहने का मतलब है कि राइस में जो आँख होती है, आँख मतलब समझ रहे हो, राइस की आँख जो होती है, अब आँख ऐसे आदमी वाली आँख नहीं, जैसे आलू की आँख होती है अब हमको, तो वो वाइट आई वाला जो राइस की डिजीज़ होती है वो कैसे होती है? डिजीज़ नहीं होती है, डिसऑर्डर होता है। ये किसकी वजह से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद जो राइस की फील्ड होती है जहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है
वहाँ से उसकी फील्ड से जो निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है मीथेन गैस। ये निकलती क्यों है, राइस की जो जड़ें होती हैं और उसके जो रेजिड्यूज़ होते हैं वो धीरे धीरे सड़ते हैं और सड़ने की वजह से मीथेन गैस निकलती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी तो वो सब सड़ेंगे। उसके बाद जो अकोची डिजीज़ होता है राइस में, एक डिसऑर्डर होता है, ये डिजीज़ होता है अकोची डिजीज़। ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से। जिस फील्ड में हम राइस को ग्रो कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में H2S ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो राइस के प्लांट में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और इसके वजह से अकोची डिजीज़ राइस के फील्ड में आपके हो सकती है। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन द राइस क्रॉप बाय डिनाइट्रिफिकेशन। कह रहा है कि राइस की फील्ड में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा लॉस किसकी वजह से होता है, तो वो होता है डिनाइट्रिफिकेशन की वजह से। इसी वजह से राइस की क्रॉप में यूरिया एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कम प्रेफर किया जाता है और अमोनियम सल्फेट को ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद है पैरा और उतेरा क्रॉपिंग सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है, तो पैरा और उतेरा जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये राइस के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोबॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन B12। अभी मैंने इससे पहले वाले जो लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें बताया था प्रोबॉइलिंग क्या होता है। जो धान होता है, धान को उबालना, पानी डाल के उबाल देना, उसके बाद इसको सुखाना और सुखाने के बाद फिर इसकी डिहस्किंग और पॉलिशिंग करवाना। तो इसी को जब हम प्री बॉइलिंग राइस कर लेते हैं, राइस को प्री बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम डिहस्किंग और पॉलिशिंग कराते हैं तो हमारा जो राइस का छिलके के ऊपर जो विटामिन B12 होता है वो लॉस नहीं होता, यानी कि पॉलिश के थ्रू जो न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं राइस में, वो अगर हम प्री बॉइलिंग या भुजिया कर देंगे धान को तो वो नहीं लॉस होगा। हमारे यहाँ देहात में, गांव में कहा जाता है भुजिया करना, मतलब धान का भुजिया करना। उसके बाद अगर उसको कुटाएंगे यानी कि पॉलिशिंग और डिहस्किंग कराएंगे तो वो टूटेगा भी नहीं और इसके साथ साथ उसका जो विटामिन B12 है वो भी नहीं लॉस होगा। तो फिर अगला जो पॉइंट है वो है सीड रेट। अगर डेपोक मेथड से हम सीड को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए 3 से 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 3 से 4 किलोग्राम सीड को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होगी, जिससे आप 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए आराम से सीड को ग्रो कर सकते हैं। बात समझो कि नर्सरी का सीड रेट जो होता है वो डेपोक मेथड से अगर हम नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं तो नर्सरी में 3 से 4 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हम सीड को सो कर देते हैं, मतलब बो देते हैं। और इसी तरीके से अगर 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हमने डेपोक मेथड से नर्सरी में लगा दिया तो क्या होगा कि ये उससे जो सीडलिंग तैयार होगी वो 1 हेक्टेयर की ट्रांसप्लांटिंग के लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद जो मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है वो है जया को बोला जाता है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के बाद मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, राइस के प्रोडक्शन में एकाएक बहुत ढेर सारी वृद्धि हो गई। अब अगर हम बात करें जीन में डॉर्फनेस, यानी कि राइस में डॉर्फनेस के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है, यानी कि व्हिच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस इन राइस, तो उसका नाम है डीजीवू जीन, जो चाइना में जो खोजा गया था। कौन सा जीन है, डीजीवू जीन। ये डॉर्फनेस यानी बौनेपन का कारण होता है। राइस के पौधा जो होता है उसके छोटा या बौना होने का वजह क्या है, डीजीवू जीन है। इसी तरीके से गेहूं में बौनेपन का कारण होता है नोरेंटेन, समझ गए। स्पेसिंग फॉर राइस सोइंग ऑफ सीडलिंग, उसकी स्पेसिंग मतलब राइस की जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें रो टू रो, प्लांट टू प्लांट कितनी स्पेसिंग रखी जाती है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो 20 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 × 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए। रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
खैरा डिजीज जो राइस में होती है वो किसकी कमी से होती है? जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। इसको भी मैंने बताया था, पंतनगर में सबसे पहले खोजा गया था। समझ गए? तो खैरा डिजीज किसकी वजह से होता है? जिंक की कमी से होता है। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल ड्यू टू कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से रिक्लेमेशन डिजीज होता है किसी भी सीरियल क्रॉप में। ए राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग। कोई भी राइस का दाना अगर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, 7 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा होता है, जैसे बासमती राइस होता है, पुलाव वाला, जिसके पुलाव बनते हैं, जिस चावल का पुलाव बनाया जाता है, अगर उसका ग्रेन 7 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबा है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग। समझ गए बात? तो राइस से रिलेटेड को जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच रही थी उन तीनों लेक्चरों के बाद वो आज मैंने ख़त्म कर दिया। राइस की कल्टीवेशन आपकी ख़त्म हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।